सरकारी अराज़ियों से अवाम की बेदखली का जारी करदा हुक्म, जिसकी सख्त अल्फाज में ना ही जम्मू कश्मीर के जो अवाम है बल्कि जितने भी सियासी कायदीन हैं उनकी जानिब से लगातार एहतजाज किए गए, रैलियाँ भी निकाली गई और उसी के साथ साथ कई सियासी कायदीन ने अवाम की जानिब से जो उनके मुतालबात हैं वो आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए जितने भी ज़िला के जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर हैं उनके पास मेमोरेंडम भी पेश किया। जिसके बाद में आई थी कि उन्हें कुछ न कुछ राहत नसीब हो पाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी को सुनवाई के लिए हामी भर ली गई थी। और जिसके बाद हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला सामने आया है उसको लेकर अवाम में कितनी राहत मिल पाई है और अवाम को इससे एक मफाद हासिल होगा। और ख़ास करके इस वक्त उन अराजियों को लेकर जो सरकार को हुक्मनामा जारी किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो कहा गया है कि गरीब गुरबा जो अफराद हैं, जो कुंभा जात हैं, उनके मकानों के साथ छेड़खानी ना की जाए। और इन तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए आज की हमारी गुफ्तगू जिनसे हम करने जा रहे हैं, जैसा कि आप बाखूबी जानते हैं, मेरी दाईं तरफ है एडवोकेट मोहम्मद ज़मान साहब, जिन्होंने इससे कब्ल भी जो है अवामी मसाइल पर काफ़ी गुफ्तगू किया। और उसी के साथ-साथ अगर मेरी बाईं तरफ आप देखें तो बशीर अहमद खाकी साहब, जिन्होंने बज़ाते खुद महकमा माल में अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दे चुके हैं। और इनके साथ हमारी गुफ्तगू करना इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि महकमा माल की जानिब से ये हुक्मनामे सारे जारी किए गए हैं और महकमा माल में जो इंदराज अवाम के हैं, उनके मुतालिक भी आज इनसे काफ़ी चीज़ें हम जो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं ज़ुबान साहब, आपका भी अपने चैनल में। आप अमीन साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सर, हम आपका भी खैर मकदम करना चाहेंगे अपने बहुत-बहुत चैनल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ज़ुबान साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से अगर हम देखें तो कुछ रोज़ कबल हमने जो है एक इंटरव्यू किया था, जिसमें मैंने अपने नाज़रीन को ये दिखाया था कि जो अवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल है और ख़ास करके जो सियासी कायदीन हैं वो सरकारी अराज़ियों के हुक्मनामे को लेकर काफ़ी जो एहतजाज कर रहे हैं और जिस पर काफ़ी गुफ्तगू भी की गई थी। आज मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, फ़ैसला आने के बाद अवाम को कितनी उसकी राहत मिल पाई है और उस फ़ैसले को लेकर अवाम और बिलख़ुसूस सियासी कायदीन की बात करेंगे या बाज़ाते आपकी बात करें तो कितने मुतमईन हैं? देखिए अमीन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप इस इश्यू ज़मीन के हवाले से यहाँ पे आए हो। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो सवाल किया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वहाँ पे हमारे मुज़फ़्फ़र खान पहले जज थे, बाद में इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद आजकल वो एडवोकेट हैं। उन्होंने उनके पास कोई 5 आदमी राजौरी के थे, उन्होंने पीआईएल दायर की थी आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में रोशनी एक्ट के खिलाफ। रोशनी एक्ट के हवाले से वो की थी। लेकिन उसके साथ-साथ जब ये सर्कुलर जब आया जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब का, तो ये नत्ते जो आया तो 5-7 दिन पहले, 31 जनवरी से पहले-पहले ये ज़मीनें जो हैं स्टेट लैंड से, रोशनी के हवाले से, काश्तकारी के हवाले से कि इनको बेदखल किया जाए, उस हिसाब से उन्होंने किया। इसको भी वो एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो 5 जो हमारे भाई ये थे, जिनके ये हमारे वकील साहब हैं, एडवोकेट साहब, ये लेके गए थे। इसके हवाले से यहाँ ही पे उन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई थी कि ये सर्कुलर आया हुआ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन जो 5 आदमी गए थे उनको 31 तक उसको स्टे दिया, 31 जनवरी तक। और साथ में ये ज़बानी बहस के दौरान उन्होंने कह दिया कि किसी के गरीब को किसी का मकान जो है होश या उसको 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 ना तोड़ा जाए, ना गिराया जाए। ये ज़बानी उन्होंने हुक्म दिया था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उस हद तक था और इसको लेके बैठना, कुछ इसको किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ किसी तरीके से कर रहे हैं। मैं बीइंग ए लीगल लॉ स्टूडेंट होने के नाते ये इस हद तक है। और ये पूरी जम्मू कश्मीर की तमाम जो है उसमें ये चैलेंज नहीं हुई थी। ये आर्डर चैलेंज था, ये सर्कुलर लेके एक हमारे वकील साहब गए थे, उनको को 5 आदमी को रिलीफ मिला है। लेकिन ज़बानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का शेल्टर मकान जो ना गिराया जाए। एक तो ये बात आपको मैं क्लियर करता चलूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने भी 1-2 जगह उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब और कॉमन आदमी का स्ट्रक्चर मकान-शकान उनको 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 नुकसान उनका दुकान नहीं गिराया जाएगा, उनके साथ इंसाफ होगा। हाँ, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, लैंड ग्रैबर हैं, लैंड माफिया हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े-बड़े एस्टेब्लिशमेंट बिजनेसमैन हैं, बड़े-बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने ये सब कुछ कराया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसको देख के तमाम जम्मू कश्मीर में मैं आपको बात करूं कि जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी पार्टियां, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी के लोगों ने इसकी रिजल्टमेंट की। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, उन एडवोकेट्स का, उन सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, उन
तमाम सियासी ऑर्गेनाइजेशनों का कि सियासत को बाला ताक रख कर उन्होंने ये एक आमन लोग और गरीब लोगों के बारे में ये बात करी, और जिसको लेके मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बड़ा मुस्बत, बड़ा पॉजिटिव बयान दिया, और इसका असर जो है जम्मू कश्मीर की हुकूमत पर पड़ा, और हम पढ़ना भी चाहिए। और साथ साथ रेवेन्यू जो हमारे कमीशन है उन्होंने भी कहा था ज़बानी, लेकिन अब ये हम चाहते हैं कि इसको लिखित रूप पे रेवेन्यू कमीशन जो है वो निकालें, बाहर ऑर्डर करें, ये सर्कुलर स्कीम्स की बातें मत करें। देखिए इस वक्त भी जो हमारी वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, जितने में 20 डिस्ट्रिक्ट में ये किया हुआ है, 20 डीसी और 20 एसपी इसमें इन्वॉल्व है, तहसीलदार तमाम जम्मू कश्मीर के इन्वॉल्व हैं, तो वो किसी को किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, किसी को किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ले दे के देखिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब डील कर रहे हैं, एक बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की होम मिनिस्टर और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के अंडर ही आता है जम्मू कश्मीर इस वक्त, तो उन्होंने भी अच्छा कोई सोच के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बयान दिया है, तो हम उसकी सराहना करते हैं। और साथ साथ हम ये डिमांड करते हैं अमीन साहब कि ये जो है ये सर नीचे जितने भी डीसीज 20 हैं उनको लिखा जाए और कहा जाए, और हम ये भी डिमांड करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आपने ये किया, बड़ा अच्छा स्टेप किया, और हम ये डिमांड करेंगे कि रूल ऑफ लॉ ऑफ द लैंड मस्ट बी मेंटेन, और नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, एवरी बॉडी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यही सुप्रीम कोर्ट कहती है और यही ऑनरेबल हाई कोर्ट्स कहती है। और ऑनरेबल कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ले दे के अब हिंदुस्तान में जुडिशरी है, जिसकी वजह से तमाम हिंदुस्तान बचा हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोग बचे हुए हैं, और हमें पूरी तवक्कात है। एक रिव्यू पटिशन लगी हुई है रोशनी के हवाले से, तो वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस है और अच्छी अच्छी जजमेंट्स आई हुई हैं, तो उसमें कहते हैं कि तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जम्मू कश्मीर के, हमारी उनसे गुजारिश है कि ये उन लोगों उस जो जजमेंट्स हैं या जो कानून है, रेवेन्यू एक्ट है, दो जब 371 और 35 ये टूटने के बाद ये लगा है, तमाम एक्ट जो कुछ थे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये लागू है रेवेन्यू एक्ट, अग्रीन रिफॉर्म एक्ट लागू है, प्रॉपर्टी एक्ट लागू है, और बाकी एक्ट लागू हैं। उन कानून की पालना होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की पालना होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उनकी पालना होनी चाहिए, किसी को बगैर सुने नहीं निकलना चाहिए। और आज हम फिर आपकी वजह से कहेंगे कि किसी को भी बगैर सुने, देखिए अपनी हाई कोर्ट की अपनी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किसी को बगैर सुने उसको सुनने के बगैर कोई भी ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की मैं हवाला देता चलूँ कि बड़ी अच्छी सुलझी एडमिनिस्ट्रेशन है डी साहब, इन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया है। जो अब इससे पहले जो डी साहब थे राव साहब, उसने एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसके कहने पर उसके साथ मिलकर कुछ इंतकाल एलबी से 432 कैंसिल किए थे बगैर सुने, एक पेन की नोक पे 400 इंतकाल 300 मेंडर में सुप्रीम कोर्ट में कर दिए थे। वो आज पीआई लगी हुई है हाई कोर्ट में, उनमें स्टे मिल चुके हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ऊपर हाई लेवल पे, हम उनकी इज्जत करते हैं, पढ़ के IAS है, लेकिन उनको चाहिए कि लॉ ऑफ द लैंड, उसका कानून, उसको सुने बगैर ऐसी कोई बात ना हो जिससे लोगों को नुकसान हो। ये देखिए लोगों में परेशानी आज भी है, अभी लोग डरे हुए सेम हुए कि कहीं हमारा मकान, कहीं हमारी दुकान कहीं ना हो। हाँ, आप एक्शन लें, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स माफिया के खिलाफ, पॉलिटिशियन के खिलाफ लोग बैठे हुए हैं, खरपति लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, जो MP MLA और बड़े बड़े लोग ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उन्होंने 400 कनाल 500 कनाल ज़्यादा कनाल रकबा और फॉरेस्ट में कोठियां बनी हैं, उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन गरीबों को मत कराएं, इस वक्त तक हम देख रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। बशीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से इस वक्त अवाम में काफ़ी खौफ और दहशत है और कई मरतबा आपने भी जो है इस हुक्मनामे की जो है काफ़ी मुखालफत की है, मैं जानना चाहूँगा आखिरकार ऐसा क्यों आन पड़ा है कि इसी वक्त बिलखुसूस बात की जाए रोशनी एक्ट की बात की जाए या काचराई की बात की जाए, या जितने भी अराजियाँ हैं, अगर वो जिस वक्त अराजियाँ अलाट की गई थी या उन पे जो कब्जा जाते हैं, उस वक्त भी तो महकमा माल के जो ऑफिसरान रहे हैं जिन्होंने ये उनके जो है रिकॉर्ड दर्ज किए थे। आज क्या वजूहत है कि सिर्फ अवाम को ही इसका कसूरवार करार दिया जा रहा है? शुक्रिया अमीन साहब, आप वक्तन-फ़क्तन ये आवाम की आवाज़ जो है ये इस मीडिया में लाते रहते हैं और आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। आज मैं जहाँ तक ताल्लुक़ आज की इस मौज़ू का है, मैं इसमें ये कहूँगा कि रेवेन्यू के लॉज़ बने हुए हैं, शुरू से जब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट वजूद में आया है, तब से रेवेन्यू के लॉज़ बने हुए हैं। ये जो काचराई, जंगलात और दूसरे जो रफ़ायाम की जो ज़मीनें हैं, उन पर बेदखलियाँ होती रहती थी। आज तक जो है ये सिलसिला चला आ रहा है। मैं लगभग 40 साल मैंने रेवेन्यू में सर्विस की है। अब ये होता था कि जब काचराई लैंड पे कोई तजावुज़ करता था या जंगलात पे कोई कब्ज़ा करता था, उसकी उसी वक़्त या छाँव, पानी, गहल या जो कोई रफ़ायाम की जगहें थी,
जब कोई तजावज़ करता था, कोई भी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, उसकी उसी वक़्त फ़ाइलें बनती थी बाज़ाब्ता, और वो फ़ाइलें बनती थी इंक्रोचमेंट्स की, और दफ़ा 133 लैंड रेवेन्यू एक्ट उसमें बना हुआ है, उसके तहत उसको बेदखल किया जाता था मौके पर। और ऐसे मौके पर जब वहाँ फसल लगी हुई हुई होती थी, उसको हम मौके पर जाकर उजाड़ते थे, और वो ज़मीन को जो है वो वागज़ार कर किया करते थे। लेकिन बड़ा अरसा हुआ कि ये वो सिस्टम प्रोसेस जो है वो बिल्कुल बंद चला आ रहा है। अब 2016 में एक ऑर्डर पास हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, और डिवकम एफसी की तरफ से जो एक ऑर्डर पास हुआ, जो मुतल्लका डिप्टी कमिश्नर साहिबान को मिला है, उसमें जो स्टेट लैंड्स हैं, या काचराई लैंड्स हैं, या गवर्नमेंट की जितनी भी लैंड्स हैं, जो इलीगल एंट्री थी रिकॉर्ड में या कब्जे थे लोगों के, उस पे वजह सुर्खी से इंदराज किया गया है, बाकी सरकार दर्ज किया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस सरकार दर्ज करने के बावजूद भी फिर भी लोग उस इंक्रोचमेंट पर बदस्तूर काबिज हैं, और काबिज ही नहीं है, बल्कि उस पर भी तजावुज़ हो रहा है। महकमा माल की तरफ से भी कहीं गलती होती है, सरजद होती रहती है, कहीं इंतकाल हो रहे हैं, कहीं गिरदावरी हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बाज़ाब्ता ऑर्डर सर्कुलर के तहत, एक ऑर्डर के तहत रकबा स्टेट लैंड दर्ज हुआ है, सरकार मखूज़ा सरकार, उस पे तो अब कोई गुंजाइश रही नहीं। बजाय इसके कि ऐसे रकबजात को अमली तौर पर बेदखल करने की ज़रूरत थी। ख़ास करके मैं आपसे ये कहूँगा, आपकी मीडिया की वसात से मैं ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ महकमा माल के अफ़सरान से, यहाँ पे बड़े संजीदा अफ़सरान बैठे हुए हैं। जैसे ज़मान साहब ने फरमाया कि यहाँ ज़िला इंतज़ामिया हमारी जो है बड़ी संजीदा है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ काम हो रहा है। लेकिन मैं ये गुज़ारिश करूँगा उन अफ़सरान से कि ऐसे रकबाजात जिन पे अननेसेसरी गिरदावरी इंदराज चले आ रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल से, या कब्ज़ा किया हुआ है, या कब्ज़ा नहीं भी है तो खाली इंदराज चला रहा है, कम से कम पहले उन अराज़ियात को देखा जाए, उनको मौके पर जाकर बेदखल किया जाए, उनको बाज़ाब्ता सरकार की तहवील में ले, अपनी जो बड़े-बड़े चंक्स लोगों के पास कब्ज़े हैं, जो हैं, गिरदावरी हैं, 10 कनाल, 20 कनाल, 30 कनाल, 50 कनाल, 100 कनाल। बजाय इसके कि ये जो अब देखने में आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, मकान हैं, किसी की 2 मरले, 4 मरले, 10 मरले किसी का है, या कुछ किसी ने कुछ सैन बनाया है सरकार में, या किसी की कोई छोटा-मोटा कोई बांडी है, तो बजाय उसके उनके पीछे पड़ा जाए, पहले उन चंक्स को वागज़ार किया जाए, जो चंक्स इलीगल लोगों के कब्ज़े में हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले वो चंक्स जो हैं, जो अननेसेसरी जो लोगों के पास बगैर एंट्री भी हो या ना भी हो, लेकिन लोगों के कब्ज़े में है, और इस वक़्त जो है उसका असर जो है गरीबों पर पड़ रहा है। उसकी वज़ह से गरीब लोगों पे की मार पड़ रही है। या तो कब्ज़ा उनका है, बहुत बड़े काबिज़ हैं, लंबे चौड़े रकबे उनके पास हैं, तो 2 मरले, 4 मरले, 10 मरले वाले मकान को इस वक़्त अगर डिसमेंटल किया जाए, या उनको डिस्टर्ब किया जाए, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। उससे जो है अफ़रा-तफ़री फैलेगी। मुल्क में वैसे भी डिस्टर्ब रियासत है ये पहले भी, तो इस उससे ये है कि उससे ये नुकसान होगा, अवाम में नुकसान जो है सामने होकर आएगा। बाकी साहब, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने बाखूबी तरीके से फ़रमाया, और यहीं से मैं एक बात जानना चाहूँगा। जिस वक़्त सरकारी अराज़ियों पर नाजायज़ कब्ज़ाजात की जिस तरीके से आपने फ़रमाया कि जो फ़हरिस्त आती थी, और जब भी होता उस तजावज़ात को हटाने के लिए महकमा की जानिब से जो लगातार कोशिशें और लगातार जो है मुहिम भी चलाई जाती थी। उसके अलावा जो ऐसे इंदराज जिस पे कब्ज़ा जाता है, और उनके कुछ इंदराज हुए, और जिस तरीके से आपने फ़रमाया कुछ के इंदराज जो नहीं है, काफ़ी लोगों ने जो है ज़मीनें अपने कब्ज़े में ले रखी हैं। इसके लिए किसको कसूरवार ठहराना चाहिए? क्या उस वक़्त की जो मौजूदा हुकूमत थी उसको इसका नोटिस लेना चाहिए था, या उस वक़्त जो मौजूदा जो अफ़सरान थे, जो मुतल्लिका महकमा के जो मुलाज़मीन थे, उनको नोटिस लेना चाहिए था, या फिर अवाम को जो है इस तरीके के नाजायज़ कब्ज़ाजात नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि जिसका ख़ामियाज़ा आज जाके भुगतना, किसको कसूरवार ठहराना चाहिए? इसमें मैं कसूरवार तो कंसर्न महकमा को ही ठहराऊँगा। कुदरती बात है, जब एक आदमी देखता है वहाँ ज़मीन पे कोई कब्ज़ा कर रहा है, तो उस ऑफ़िसर को या ऑफ़िशियल को फौरी तौर पर रिपोर्ट अगले ऑफ़िसर के, आपने जो सबॉर्डिनेट, उसके ऊपर जो ऑफ़िसर है, कंसर्न ऑफ़िसर, उसको भेजनी चाहिए रिपोर्ट। वो आगे भेजेगा, और वो कंसर्न अथॉरिटी जो है वो बेदखली का ऑर्डर पास करेगी। तरीक़ाकार तो ये होता था। अब काफ़ी अरसा से जो इसकी कोई वजूहात भी हैं, क्योंकि आज रेवेन्यू का काम जो है बहुत कम हो रहा है। इस वक़्त बाकी काम जो हैं, जो डेवलपमेंट के काम हैं, या बाकी 20, 30, 35 महकमों के काम जो है इस वक़्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है। जो असल उसका काम था, 6-6 महीने बाद गिरदावरी होती थी रबी और खरीफ में। गिरदावरी के टाइम पर पटवारी मौके पर जाता था, और वो हर इलाके को देखता था जाकर, नंबर कसरा वाइज़ जाता था वो, वहाँ देखता कहाँ तजावुज़ हुआ है, कहाँ किसी ने कंस्ट्रक्शन की है, कहाँ किसी ने नतोड़ किया है। तो अब वो मौका तो है नहीं पटवारियों के पास। अब देखिए, आप इसी साल का मैं आपको दिखाऊँगा, पिछले 6 महीने से पटवारी जो हैं यहाँ आईटीआई में बैठे हुए हैं, जमाबंदी बना रहे हैं, वो कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं, अब मसावी बना रहे हैं, वो उसको कंप्यूटराइज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अब जो सारा सिस्टम जो है ये उसके कंप्यूटर में आ रहा है। मैनुअल तो कुछ अब है नहीं है रहा। इस तरह से जो है स्टाफ जो है बहुत बड़ा बिज़ी चला रहा है पिछले 2-3 साल से।
इस वैसे भी जब पहले कोरोना काल था, उससे पहले जो और भी डिस्टर्बेंस रियासत में चली आ रही है, तो उस वजह से जो है जो एहलकार मुतलका महकमा के एहलकारान जो है उनको मौका ही नहीं मिला है कि वो इलाके में जाएँ या देखें। लेकिन मैं कहूँगा कि ये गलती जो है ये लोगों की भी जहाँ भी गलती है, क्योंकि लोगों को भी देखना चाहिए, कहीं कोई जंगलात है, कहीं कोई शाराए आम है, कहीं रफ़ाए आम है, कहीं शामलात देह है, उसको लोगों ने भी प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। उन्हें देखना होता है कि कोई तजावुज़ तो नहीं कर रहा है कहीं से, कोई नतोड़ तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने भी ये देखना चाहिए, कंसर्न महकमे को भी ये उसकी ज़िम्मेवारी बनती है कि ये देखे कि कहाँ पे तजावुज़ हो रहा है, कहाँ पे रास्ते लोग बंद कर रहे हैं, या कहीं पे छाँव पानी जो है गैर लोगों की जो उसमें नुकसान हो रहा है, या कहीं चरांद बंद हो रही है माल मवेशी की। ये लोग महकमा को भी देखना चाहिए। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि इसमें हम सारे ही समाज सारा ही इसका ज़िम्मेदार है, इस गलती का। बे यकीनन जिस तरीके से आपने फरमाया कि जहाँ कोताहियाँ महकमा की रही हैं और साबका जो हुक्मरानों की रही हुकूमत में जो एक दौर इक़्तिदार में थे उनकी रही हैं, उसी के साथ-साथ कहीं न कहीं गलती जो अवाम की भी रही है कि जिन्होंने मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जो इस तरीके से काबिज़ होने की कोशिश की और आज उसका ख़ामियाज़ा उन्हें इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि उनकी जो पूरी उम्र की जो कमाई है, मेहनत मज़दूरी करके वो उन्होंने वहाँ पे लगाई थी, आज उस से भी वो महरूम होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है और बिलख़ुसूस जिस तरीके से हुक्मनामा जारी किया है, तो क्या लगता है अब सरकार को गरीब-गुरबा अवाम को किस कदर जो है वो उनके साथ अदल करना चाहिए? और जो ख़ास करके जो कब्ज़ा-जात, क्योंकि यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर देखा जाए, किसी भी मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि किसी का हक जो है वो दबाया जाए। अगर देखा जाए तो इस वक़्त सरकार का हक है, अगर वो अपना हक लेने की कोशिश कर रही है, चाहे किसी भी तरीके से, तो किस नज़रिए से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार को इस वक़्त क्या रद्द-ए-अमल बनाना चाहिए? मेरे ख़्याल में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को अगर देखा जाए, हमें सरकार से पूरी तवक्का है, और ख़ासकर गवर्नर इंतज़ामिया जो है इसने अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने। गवर्नर साहब ने, ऑनरेबल गवर्नर साहब जो रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने अच्छा फ़ैसला लिया है कि छोटे लोगों को इसमें अभी वो तंग नहीं किया जाएगा। अलबत्ता जो बड़े-बड़े चंक जिनके पास ज़मीनें हैं, उनको देखा जाएगा। तो छोटे लोगों का मकसद ये है कि जो लोग 2 कनाल, 4 कनाल या 10 मरले, 4 मरले जिनका गुज़ारा चलता है जिस ज़मीन पे, कम से कम उनके लिए गवर्नर साहब ने ये हमें आश्वासन दिया है। लेकिन जैसे कि भदौरिया साहब ने भी कहा था, पिछले जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा था कि छोटे लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा। ये बड़ा हम तवक्का रखते हैं गवर्नमेंट से, ख़ासकर ज़िला इससे रियासती इंतज़ामिया से, कि कम से कम इसके लिए कमिश्नर सेक्रेटरी साहब एक ऑर्डर पास करें कम से कम, कि किस किस्म के गरीब लोग कहाँ, उसकी कैटेगरी क्या बने, जिनको छोड़ दिया जाए। इस तरह से तो ऑर्डर जब पास होता है तो वो हर गरीब अमीर के लिए बराबर होता है। लेकिन कोई कैटेगरी बननी ज़रूरी होती ज़रूरी इस बनती है कि कम से कम रेवेन्यू कमिश्नर जो है वो इसमें कोई कैटेगरी बनाए, या गवर्नर इंतज़ामिया से कोई ऐसा हुक्म नाफ़िज़ हो कि जिससे हम ये कैटेगरी ये बनाएँ, ज़िला इंतज़ामिया को पहुँचे, वो ऑर्डर्स पहुँचे कि किस किस्म के गरीब लोगों को, किस हद तक लोगों को छोड़ा जाए। मकान हो या छोटा-मोटा कोई तिजारत किसी की है, या कनाल 2 कनाल या 10 मरले किसी की कोई सहन है, कोई आबाद की हुई है, कोई जगह है, और गरीब लोगों के लिए कम से कम ये सहूलियत होनी चाहिए। इसके लिए हम पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट से कि हमें ये सहूलियत ज़रूर मिलेगी, और कमिश्नर सेक्रेटरी ज़रूर इसमें कोई ऑर्डर पास करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया खाकी साहब। ज़मान साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरीके से खाकी साहब ने तफ़सीलन जो है बात बतलाई है, यहाँ पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जहाँ कोताहियों की बात करें तो कहीं न कहीं जो है अवाम की भी कोताहियाँ रही हैं, उस वक़्त जो मौजूदा हुक्मरान रहे हैं, उनकी भी कोताहियाँ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से खाकी साहब बाज़ात खुद 40 साल तक अपनी जो है खिदमात अंजाम दे चुके हैं महकमा माल में। उन्होंने बताया कि हर साल जो है इसका इंदराज किया जाता है और ये तहकीकात की जाती है, क्या जो ज़मीन उसके पास है, क्या वो मालिक वहाँ पे काबिज़ हैं या नहीं हैं, इनकी जो तस्दीक करनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन पिछले कई सालों से जिस तरीके से जो ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो जितने भी महकमा माल के मुलाज़मीन हैं, वो यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस में काफ़ी मशगूल रहे हैं। कहीं न कहीं जो है इस वजह से भी काफ़ी ख़ामियाँ जो सामने आई हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वक़्त जो हुकूमत की जानिब से फ़ैसला लिया जा रहा है, जैसा कि खाकी साहब ने बताया, क्या लगता है आपको, इस वक़्त उन कोताहियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? देखिए, मैं कुछ हद तक खाकी साहब की बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ, कुछ हद तक मैं नहीं करता। देखिए, अवाम जो है ना, हुकूमत वेलफेयर ऑफ इट इज़ उसको वेलफेयर ऑफ स्टेट कहा जाता है। अवाम होगी तो हुकूमत भी होगी, अगर अवाम ही नहीं होगी तो हुकूमत नहीं होगी, ठीक है नहीं? ये वेलफेयर ऑफ स्टेट है। ये हमारी आर्टिकल जो है ना 12 से लेके तो 31 तक हिंदुस्तान का जो आइन जो कहता है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू शेल्टर, राइट राइट टू स्पीच, राइट टू इंटीग्रिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सब जी दिए गए हैं। और इसी तरह से रेवेन्यू एक्ट में भी हमारे 12, 13, 14, 15 रिवीजन है, उसमें नज़रसानी है,
कैसे की जाती है, किस हद तक लिमिटेशन है उस पर, ये एक्ट लागू है 370-35 टूटने के बाद। री रिफॉर्म एक्ट हो या ये हमारा वैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हो, ये जितने भी लैंड के मुतलका एक्ट हो, मैं लैंड के हवाले से मुझे ये बताइए, आज से अगर 30-40 साल पहले या 50 साल पहले कोई इंतकाल तस्दीक हुआ है, LB 6 432 578 सी 254 सी या LB 10 या इस किस्म के इंतकाल, या लोग बैठे हुए हैं, या गवर्नमेंट उसकी मौजूदा जो उसको हुआ करती थी उसके सर्कल को पालन करके कुछ एंट्रियां हो गई हैं या कुछ हो गई हैं, आप हैरान होंगे कि ये वो लाइव हैं, वो जिंदा हैं। मैं इज्जत करता हूँ खाकी साहब की, वो बिल्कुल लाइव हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ये जो जजमेंट 2016 की ये बात कर रही है, जजमेंट आई है, इसमें नीचे लेवल पर पूरे जम्मू कश्मीर में आई और उसमें एक लायामल तैयार किया गया कि किस तरीके से बेदखल करना है, और इनकी एंट्रियां हो गई है रिकॉर्ड में, बेदखलियां भी हो गई हैं, महकमे ने किया भी है। मैं सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, चंद ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर थे जो उसके लेके जिन लोगों ने ये गलत बातें करी हैं, जिन्होंने आज मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ। आज ये पुंछ की मैं बात कर रहा हूँ, पुंछ में बेदखली हुई है हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत, इम्प्लीमेंट हो गया ऑर्डर में, इम्प्लीमेंट होने के बाद वो क्या होता है कि दर्ज हो जाता है, एक पटवारी उठेगा या नायब तहसीलदार या तहसीलदार या कोई कलेक्टर उठेगा। जब हाई कोर्ट की एंट्री होगी, डिवीजन कमिश्नर की एंट्री होगी कि ये आदमी फलाने नंबर खसरे से बेदखल हो गया है, एंट्री हो गई है, उसके बाद और वो काबिज नाजायज हो, और वैक्यू प्रॉपर्टी जो है ना, जो स्टेट लैंड है, वो वैक्यू प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। स्टेट लैंड की बात कर रहा हूँ, वो मालिक सरकार होती है, वहां में से अमल दरामद हो जाए, वो जब्त हो जाए, उसके बाद एक ACR उठे, कलेक्टर उठे, हाई कोर्ट को, डिवीजन कमिश्नर को, फाइनेंशियल कमिश्नर को, जो इंदराज हुआ उसको दरअंदाज करके तो एक इंतकाल कर दे 3-1 का, मोर्सी इंतकाल कर दे, और वही एंट्री करते हैं और वही करते हैं, क्योंकि ये गलत बात नहीं है, ये गलत बात है। इस किस्म के ऑफिसर जिन्होंने जो इस किस्म के इंतकाल किए पूरे जम्मू कश्मीर में, ये निशानदेही की जाए। जहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ पे उस हिसाब से फाइनेंशियल कमिश्नर के ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है, और एक कलेक्टर वही बेदखली करता है और वही दोबारा इंतकाल 3 का करता है, और ये इसको देखना पड़ेगा पूरे जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ इस किस्म की धांधलियां हुई हैं। मौके पर पोजीशन है ही नहीं है, रकबा पोजीशन और है, लेकिन इंतकाल हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, वो देखना चाहिए। ये बड़े बड़े चंक्स ने किए हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने किए हैं, बड़े बड़े मैं कहता हूँ बिजनेसमैन ने किए हैं। गरीब आदमी, जब वो एंट्रियां हो गई हैं, सब कुछ हो गई है, मैंने आपको कहा ना कि जब इंतकाल हो जाते हैं उसको सुना जाता है। फाइनेंशियल कमिश्नर भी वो 30 साल के बाद नहीं सुन सकता, 40 साल के बाद कुछ हद होती है रिव्यू करने की, रिवीजन करने की, लेकिन इस पर नजर करनी पड़ेगी। और इनमें अपील करूंगा आपकी वसादत से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ऐसे ऑफिसर जिन्होंने इस किस्म की बेदखलियों के बाद हाई कोर्ट को ना माने, सुप्रीम कोर्ट का ना माने, फाइनेंशियल कमिश्नर के ऑर्डर को ना माने, वो कलेक्टर हो जम्मू कश्मीर जहां जहां भी हो, उसको एक्शन लेना चाहिए। और जो ऑफिसर जानबूझ के सब पता है कि ये हो रहा है, उसके बाद आगे ये अपने ऑफिसर को बात ना पहुंचाए, ये भी गलत है। हमारी जो आपने ये बात की ना, ये गरीब लोग हर तरफ से पीछे जाते हैं, हर लिहाज से पीछे जाते हैं। जब उनके हक में एंट्री है और वो एंट्री मान लिया अब नाजायज है, 2 साल से 3 साल से 10 साल से इंक्रोचर है वो, उसके लिए कानून क्या है कि ही शुड बी गिवन इन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग ऑर्डर, उसको सुना जाना चाहिए कि क्यों ना आपको 133 के तहत बेदखल किया जाए, रेवेन्यू एक्ट के तहत, जहां वो कार्रवाई नहीं हो रही है। जितने भी इंतकाल यहाँ पे किए गए, एक पेन की नोक पे कैंसिल हो गए किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स के कहने पे, लॉ ऑफ द लैंड इस्तेमाल ही नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटी दी नहीं गई। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के आइन का, हिंदुस्तान के कानून का, हिंदुस्तान की जो जितनी जजमेंट है, वर्डिक्ट है, उनको इम्प्लीमेंट हो। अब ये इम्प्लीमेंट हो रही है तो करने वाले हैं, उस हद तक उन्होंने माना कि हम करेंगे, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बिजनेसमैन हैं। मुझे बताइए, आज तक कौन सा बड़ा ब्यूरोक्रेट, कौन सा बड़ा बिजनेसमैन, कौन सा बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन, MLA MP, कुछ लोग तो अपना जाति इंटरेस्ट लेके सामने आए हुए हैं अपनी जायदाद को बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है, गरीब लोग हैं, वो बात कर रहे हैं। और अब एक नया मसला चल पड़ा है। मैं उन गरीब लोगों से भी अपील करूंगा कि यहाँ पे भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे डराया जा रहा है कि आपकी जमीन निकलेगी, खड़पे ही सामने आ गए हैं जी। बड़े बड़े जो कंसर्न जो ऑफिसर हैं, वो डरा रहे हैं, उनसे पैसे लेंगे, उनको हरास करेंगे, पैसा भी लेंगे और डराएंगे भी, और उनको मिलिट्री टॉर्चर भी करेंगे।
मैं उन लोगों से अपील करूंगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर पूरा यकीन और एतमाद है कि उन्हें हम यहाँ ये चाहेंगे क्योंकि ऐसा लाएअमल तैयार करें जो रिव्यू हाईकोर्ट में है इस हवाले से, उस पर भी हाईकोर्ट गौर करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, देंगे। अदालतें हमारी ही हैं, मैंने कहा ना, अदालतों की वजह से जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। ये ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने साथ रह के ये इतनी बड़ी जमीन हजारों की तादाद में 6,000 कनाल 5,000 कनाल 6,000 लोग तो ज्यादा ज्यादा 10 कनाल 15 कनाल पर काबिज होंगे भैया। जंद जो गरीब लोग हैं ना वो गरीब लोग हैं, लेकिन जो बड़े बड़े देंगे उन पर पहले आपको ये करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा इनको। अगर ये एक्शन नहीं होगा तो ये गरीब, और ये मैं फिर अपील करूंगा कि फिर अब हम अपील करेंगे आपके साथों से, ये में हम अपील करेंगे कि हम वेलकम करते हैं डॉक्टर गवर्नर साहब के तमाम लोगों का वेलकम करते हैं जिन्होंने गरीब लोगों की हक की बात की है। और हम ये चाहेंगे कि जितने भी बड़े बड़े चंक्स हैं, बिग फिशेज हैं, उनको पकड़ा जाए। ये फॉरेस्ट लैंड में बैठे हुए हैं, स्टेट लैंड में बैठे हुए हैं, हजारों कनाल रकबा बेचा हुआ है इन्होंने, आगे गरीबों को बेचा हुआ। वो गरीब 10 मरले जिसने मकान बनाया वो कहाँ जाएगा? जिसके पास है कनाल 2 कनाल 3 कनाल वो साथ तक छूट। एक लाएअमल बनाया जाए, एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि इन लोगों को बचाया जाए। अमीन साहब, नहीं तो ये पूरे जम्मू कश्मीर में जो रिजेंटमेंट है ना, आज फलानी जगह चला गया जी, नोटिस चला गया, फलानी जगह चला गया, ये एक सिलसिला शुरू हो गया ब्लैक मेलिंग का, डराने का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं पूंछ में ये एडमिनिस्ट्रेशन सुलझी हुई है तो एक्शन नहीं ले रही है, सोच समझ के एक्शन ले रही है। लेकिन बाहर तो गरीब लोग मारे मारे जा रहे हैं। हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, गरीब लोगों की, तमाम की बात करते हैं। और हम ये चाहेंगे, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 30 साल से अगर कोई आदमी बैठा हुआ है स्टेट पर काबिल है, उसको एडवर्स पोजीशन दे दो। अपनी हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट कहती है, और हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसको सुना जाए, पूछा जाए। एक तरफ आप जबरदस्ती किसी को निकालेंगे, ये गलत होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि उस हद तक करें जो एक्शन लेना लें। पूरी अवाम आपके साथ है, पूरे लोग, पूरी जम्मू कश्मीर की गरीब लोग आपके साथ है। अगर आप एक्शन लेते हैं उन खरबैंचों के खिलाफ, उन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, उन बड़े बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ, तो पूरी अवाम जो है आपका सराहना करेगी और आपका शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन फिर कहूँगा कि गरीब लोगों को बचाएं, गरीब लोगों को तंग मत करें। मीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते हो और इशू लेके आते हो। नायब साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये तो यानी रे ना कीजिए, तो मैं फील्ड में रहा हूँ 40 साल से, मैंने प्रैक्टिस की है। यहाँ पे क्या हो रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। गरीब लोग हर तरह से पिया जाता है, हमने उनको भी बचाना है। गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। कानून का भी तहफ़्फ़ुज़ रखना है, हिंदुस्तान के आइन का, हिंदुस्तान के कानून का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का भी ख्याल रखना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो खाकी साहब, मैं आखिर में आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। जिस तरीके से ज़मान साहब ने बताया कि गरीब गुरबा लोग और माफिया लोगों की बात की, जिन्होंने 500 कनाल, 1000 कनाल या इस तरीके से काफ़ी कसीर तादाद में जो है सरकारी जो अराजियाँ हैं उन पर कब्जा जमाया हुआ है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इनमें कई वो ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी अराजियों से अपनी तिजारत भी की है, और आज गरीब गुरबा आवाम हम देखें जो गाँव में रहने वाले लोग थे, किसी ने 2 मरले, किसी ने 4 मरले, किसी ने 10 मरले यहाँ पे उनसे जो है अराज़ियाँ खरीदी और उन पे अपने मकानात तामीर किए। इस वक़्त वो लोग जो है सबसे ज़्यादा खौफ़ज़दा हैं, और उन लोगों को जो दिन को मेहनत मज़दूरी करनी होती है, मेहनत मज़दूरी करने के लिए भी वो परेशान है कि आज तक हमने मेहनत मज़दूरी करके जो अपनी अराज़ियाँ ली थी, यहाँ पे अपनी तामीरात, कुछ 1-2 कमरे तामीर किए थे। इस वक़्त सरकार वो भी गिराने के लिए जो है वो राज़ी हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या ऐसे ठोस इक़दामात उठाने चाहिए कि जिसकी वजह से जो उनका एक नारा भी था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिसको वो मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाने के लिए अवाम के जो दिल जीत सके? इसमें कोई दो राय नहीं। अमीन साहब के रकबे ऐसे जो स्टेट लैंड थे और LB6 हुए या 432 हुए तो लोगों ने फ़रोख्त कर दिए। वहाँ आगे लोग जिन्होंने खरीदे उसने 5 मरले, 10 मरले, 4 मरले खरीदा, उन्होंने मकान बना लिए। अब वही इंतकाल जो खारिज हो चुका है, या LB6 था या 432 था, अब वो स्टेट लैंड है सीधी-सीधी। अब उन प्रॉब्लम उन गरीबों की, उसी के लिए हम गुज़ारिश कर रहे हैं गौर इंतज़ामिया से और ज़िला इंतज़ामिया से कि उसको देखा जाए। उसके लिए कोई ऐसा लाएमल बनाया जाए। जिन लोगों ने 5 मरले 10 मरले खरीद की है, या स्टेट लैंड थी या इंतकाल शुदा थी या नहीं थी, लेकिन फ़रोख्त हुई है। बड़े पैमाने पे लोगों ने फ़रोख्त की है, जहाँ जिसके कब्ज़े में 10 साल से 20 साल से, जैसे ज़मान साहब फरमा रहे थे 20 साल 30 साल से जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं, उन्होंने कहीं फ़रोख्त भी की, कहीं रिश्तेदार को दी, कहीं दोस्त यार किसी को दी, लेकिन फ़रोख्त हुई है और लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। अब उन्हीं लोगों के बारे में गौर इंतज़ामिया से गुज़ारिश है कि कम से कम उनके लिए कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, ताकि वो 5 मरले 10 मरले वाले जो हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अदरवाइज़ वो उस 40 कनाल वाले रकबा खारिज जब हुआ तो उसके साथ तो वो भी रगड़ा जाएगा बेचारा, उसका मकान वहाँ बना हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई तहफ़्फ़ुज़ का कोई ज़रिया
तलाश किया जाए। आज मैं इस मीडिया के वसात से एक चीज़ और मैं जो रात को मैं देख रहा था, गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से एक आर्डर पास हुआ है, जो अग्रणी रिफॉर्म एक्ट की दफ़ा 6, 7 और 12 थी, उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एथोराइज़ किया गया है ऊपर गवर्नर इंतज़ामिया की हुकूमत की तरफ से कि वो उसमें एक्शन कर सकते हैं। दफ़ा 6 का भी इंतकाल हो सकता है, 7 की कार्रवाई हो सकती है, दफ़ा 12 की भी हो सकती है। ये रात को ही मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, तो इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया को कि उन्होंने आज ये जो गरीबों के हक़ में, दफ़ा 6 जो होता है वो मकानात के लिए होता है। तो जिस गरीब के पास 6 मरले ज़मीन कहीं खरीदी हुई होगी उसने, तो उसके लिए वो कोई हल नहीं था बगैर इंतकाल के, वो दफ़ा 6 के तहत इंतकाल हो जाएगा अब उसका। इसी तरह से दफ़ा 7 है, दफ़ा 12 प्राइवेट एग्रीमेंट है, आपस में जो भी लेन-देन किया होगा किसी ने, वो भी इंतकाल के ज़ुमरे में आ जाएगा। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया को। और आखिर पे यही गुज़ारिश मैं करूँगा कि कम से कम इन लोगों का जिन्होंने स्टेट लैंड में 2 मरले, 4 मरले, 10 मरले मकान बनाए हुए हैं, इनके लिए बाज़ाब्ता कोई कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, भदौरिया साहब कोई लाएमल बनाएँ, कोई ऑर्डर पास करें, तभी ये लोग बच सकते हैं। अदरवाइज़ उस 10 कनाल, 20 कनाल जो इंतकाल शुदा था या खालसा सरकार था, उसमें जब बेदखली होगी तो ये बेचारे भी उस ज़द में आएँगे। इनके लिए ऑर्डर पास होना बहुत ज़रूरी है। जी, खाकी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी और ज़मान साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जिस तरीके से तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद ज़मान साहब और बशीर अहमद खाकी साहब जिन्होंने तफ़सीलन एक जानिब जहाँ सरकार के इस हुक्मनामे की जो है काफ़ी सख्त अल्फाज में जो मज़म्मत भी की है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी अपनी खुशी का इज़हार किया कि सरकार की जानिब से जो कई एक ऐसे बेहतर और मुस्बत इक़दामात भी उठाए गए जो आवाम के बिल्कुल हक़ में थे और उसी के साथ-साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने एक इशारा दिया है, कहीं न कहीं वो इशारा अवाम की बेहतरी के लिए है क्योंकि इसमें वो ब्यूरोक्रेट्स, वो माफिया लोग जिन्होंने सरकारी अराज़ियों पर जो काफ़ी कब्ज़ाजात जमाए और ख़ास करके सरकारी अराज़ियों से अपनी तिजारत का एक ज़रिया बना लिया था और गरीब-गुरबा अवाम को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें जो अराज़ियाँ जो फ़रोख्त की, जिस तरीके से किसी को 5 मरले, किसी को 3 मरले, किसी को 2 मरले, आज वो गरीब-गुरबा अवाम जो है वो इस कदर खौफ़ज़दा और इस कदर परेशान है कि वो इस बात को सोचने पर मजबूर है कि वो उस वक़्त गलत थे या इस वक़्त उनके साथ गलत हो पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से इन अराज़ियों के तहफ़्ज़ात को यकीनी बनाने के लिए सरकार की जानिब से इक़दामात उठाए जा रहे हैं और ख़ास करके अगर देखा जाए जहाँ ज़मीन सरकार की है तो ये अवाम भी उसी सरकार की है। जहाँ ज़मीन के तहफ़्ज़ात को यकीनी बनाना सरकार का अहम फ़रीज़ा है, उसी के साथ-साथ अवाम के तहफ़्ज़ात को यकीनी बनाना और कामयाब बनाना उससे भी बड़ा अहम फ़रीज़ा जो है ये हुकूमत का बनता है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस तरफ ज़रूर मुतवज्जह होगी और ख़ास करके जिस तरह से ज़मान साहब ने और ख़ास करके बशीर खाकी साहब ने पूरी तफ़सीलन जो है ये बताई है कि कहाँ-कहाँ जो कोताहियाँ अवाम की थी, कहाँ-कहाँ कोताहियाँ जो साबका हुक्मरान हुकूमतें रहीं उनकी थी और कहाँ किस हद तक जो कोताहियाँ अवाम में रहीं। अब अगर इन सारी कोताहियों को तादाद अगर काउंटिंग की जाए ना कहीं इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, लेकिन ये सरकार से ज़रूर यहाँ पे मुतालबा किया है कि सरकार को एक ऐसा लाएबल बनाना चाहिए जिसकी वजह से क्योंकि आने वाली जो हुकूमतें बदली भी होती रहती हैं और यहाँ पे हुक्मरान जो है वो तब्दील भी होते रहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आज एक ऐसा फैसला लिया जाए यहाँ पे कि जिसकी वजह से आने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं वो इस गरीब गुरबा अवाम के हक में बेहतर साबित हों और यहाँ पे इस हुकूमत की जानिब से जितने भी जो फैसले लिए जा रहे हैं कहीं न कहीं अवाम को उसकी वजह से ठेस ज़रूर पहुँचती है, लेकिन उसका कोई ना कोई हल जो है वो भी निकल के सामने आता है। जिस तरीके से इससे कबल अगर हम बात करें, जो पहाड़ी कबीला को 70 सालों के बाद उनके हकूक जो देने का हुकूमत ने वादा किया, अवाम में काफ़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। इस वक़्त भी वो खुशी की लहर उसी तरीके से कायम है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस फैसले पर भी नज़रसानी करके ऐसा ठोस इक़दामात और ऐसा ठोस हल निकालेगी कि जो आने वाले कई 100 साल तक जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसको याद रखेगी कि कहीं किसी सरकार ने किसी गरीब गुरबा अवाम के लिए कोई ऐसे इक़दामात उठाए थे। तो आज की इस पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।